हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी टॉप मोस्ट किलर क्वेश्चंस देखे थे जो दिखने में और करने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस अब अपन सीक्वेंस सीरीज के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग जेईई के एग्जाम चाहे 26 हो या 27 हो, मेन्स एंड इवन एडवांस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये इंटरेस्टिंग इस वजह से बन जाता है क्योंकि यहाँ पे डबल समेशन दे रखा है। अब बच्चे डबल समेशन है, समेशन की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। हालांकि मैंने समेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे इसको देखा जाता है, क्या क्या चीजें इसके बारे में होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन सब के बारे में काफी डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक जीपी है जिसका A51 टर्म जो है वो अपने को दे रखा है, और इसका मतलब क्या हो गया, सभी टर्म्स का सम अपने को दे रखा है। फिर बोला कि B1 B2 वाली एक एपी है, इसका 51th टर्म फिर से दे रखा है और इसमें भी सभी टर्म्स का सम दे रखा है। फिर इसका आउटपुट पूछा है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत समेशन आपको आता होगा या फिर वो वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे वेरिएबल इंडिपेंडेंट है आई और जे, जिसका मतलब अगर एक साथ दोनों मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं, जैसे ये है, इसको मैं 1/AI इंटू 1/BJ ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक ये है एक ये, और जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम यहाँ पे इनके जो सिग्मा वाली वैल्यूज है इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये हो रहा है कि मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू 1 से 101 1/AI ये अलग हो जाएगा, और समेशन j इक्वल टू 1 से 101 1/BJ ये। अब इन दोनों की सेपरेटली वैल्यूज निकाल लेंगे जो a बाई बी के बराबर अपने को देखनी है, और उन सब का HCF या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए a बाई बी का, तो उन दोनों का सम पूछा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो AP को देख लेते हैं। AP को देखने के लिए मतलब बेसिकली मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि A1 A2 से A101 तक सारी के सारी टर्म GP में है, जिसका कॉमन रेशियो मैं R मान लेता हूँ, है ना। और हमको यहाँ पे सबका सम 125 दे रखा है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो A इंटू R की पावर N, जो कि 101 हो जाएगी, -1 डिवाइड बाई R -1, ये सबका सम हो गया। ये एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125 के बराबर। अब जो हमको निकालना है यानी कि ये वाली वैल्यू, इसके हिसाब से देखोगे तो अब मेरे पास में 1/A1 1/A2 1/A3 ये सब आएगा, 1/A 101 तक जाएगा, ये भी GP ही होगा, है ना। जैसे ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास 2 4 6 है ना, 2 4 8 कर लो, 8 और फिर 16 ये सब, ये अगर GP में है तो 1/2 1/4 1/8 1/16 ये भी GP में होगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जैसे R की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे उसी R की वैल्यू पुराने वाले का रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 मेरे पास में हो जाएगी। यानी कि एक में अगर मैं R ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं तो दूसरे वाले केस में मेरे को R को 0 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान अपने को रखना। यानी कि यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये आएगा 1/A1 इंटू R की पावर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/R की पावर, पूरे की पावर n कर दो यानी कि 101 कर दो, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/R हो जाएगा। ये वैल्यू हमको निकालनी है। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो यहाँ पे आएगा 1/A1 और यहाँ पे हो जाएगा R की पावर 101 माइनस ये डिवाइड बाई R की पावर 101। नीचे की बात करोगे तो ये R माइनस 1/R हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे देखा है, देखो ये वाला जो रिलेशन है हमारे पास में, इस रिलेशन से मैं ये बोल सकता हूँ ना, R101 माइनस 1 डिवाइड बाई ये, इसकी वैल्यू 1/ ये डिवाइड बाई A1 होगी। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। इसमें कैसे पुट करूंगा, इसके लिए देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास में आ रहा है 1/A1, और R से देखो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/R की पावर 100 बचेगा, और फिर यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास
क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे आएगा r की पावर 101 माइनस 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा r माइनस 1, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे देखी जो कि ये आ रही है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/a1 और इंटू 1/r की पावर 100, यहाँ पे आएगा 125 डिवाइड बाई a1, यानी कि 125 और यहाँ पे a1 स्क्वायर r की पावर 100, ये मेरे पास में आएगा। जिसको चाहो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 125 a1r और पूरे का स्क्वायर अगर मान लो मैं कर देता हूं तो यहाँ पे r की पावर मेरे को क्या रखनी पड़ेगी, 50 रखनी पड़ेगी, तभी स्क्वायर करूंगा तो बराबर आएगा। अब इसका फायदा ये हो रहा है कि ये वैल्यू जो है a51 मतलब कि a इंटू r की पावर 50 या a1, ये हमारे पास में 25 दे रखी, ठीक है। तो ये अगर इसने 25 दे रखी है तो हमारे पास क्या आ गया, 25 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 25 इंटू 25, ये 5, ये इससे गया 5, यानी कि बच गया 1/5, ठीक है। यहां पे ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहां पे क्या करते हैं कि जैसे मैंने यहां पे क्या किया अभी कि हमने यहां पे जीपी को सॉल्व किया है, अब उतना ही वैसे ही सेम तरीके से एपी को भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन एपी को अगर देखोगे तो टोटल टर्म्स यहाँ पे 101 है, ये इतना है। अगर मैं 101 को 25 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि पहली टर्म भी 25 है, दूसरी भी 25 है, तीसरी भी 25 है और ये 51 वाली टर्म 25 है, ऐसे ही लास्ट वाली टर्म भी 25 है। तभी तो सबका सम 101 बार करोगे, 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ये जो AP है ये एक्चुअली में एक कांस्टेंट AP है। अब अगर ये कांस्टेंट AP है तो हमको यहाँ पे पता था यहाँ पे क्या निकालना है कि समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 से 101 और 1/bj, यानी कि 1/b1 1/b2, इस तरीके से वैल्यूज निकालनी हमको, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को 1/b101 तो ये यानी कि इसका मतलब 1/25 इस तरीके से चलता जाएगा, लास्ट तक आएगा 1/25। टोटल ये कितनी बार है, 101 बार, तो ये आ जाएगा 100 एंड ये डिवाइड बाई 20, ये मेरे पास में इसका आउटपुट है। पिछले वाले का आउटपुट 1/5 आ रहा था, इसका आउटपुट ये आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 इंटू 101/25, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ये 125, ये हमारे पास में आ गया। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या HCF 1 है, जिसका मतलब आगे ये बेसिकली वैल्यूज डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये वैल्यू A की हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास B की हो जाएगी। तो A प्लस B की बात करोगे तो ये हो जाएगा 226, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो कि अपने को A ऑप्शन में दे रखा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में डबल समेशन और ये दोनों APGP एक साथ देके सिग्मा वगैरह की वैल्यूज देके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, लेकिन उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है नहीं, सिंपल से अप्रोच से काम यहाँ पे हमारा चल भी रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा ऐसा ही अटपटा टाइप का। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा ट्रिकी टाइप बनाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, हमारे पास में एक सीक्वेंस है ना, अब पता नहीं ये AP है GP है, और बोला है कि इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, और फिर बोलता है कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। फिर बोलता है कि अब T1 जो है इसकी अगर मान लो मेरे को लीस्ट वैल्यू निकालनी है, कब, जब ये सीक्वेंस एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो वो जो लीस्ट वैल्यू है वो अल्फा है। फिर कह रहा है कि इस T1 की मेरे को ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, और वो कब निकालनी है, जब ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और जो वैल्यू आती है वो बीटा है। तो दोनों के स्क्वायर का सम अल्टीमेटली हमको बताना, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे T1 तो T1 ही है, और T2 अगर मान लो मेरे को निकालना है तो मैं n की जगह यहाँ पे 1 रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस T1 डिवाइड बाई 3 प्लस T1 आ गया। एक और रेफरेंस के लिए मैं T3 निकाल लेता हूँ। T3 अगर मान लो मैं निकालूंगा तो 3 1 प्लस ये T2 आ जाएगा, और नीचे आएगा 3 प्लस T2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं T1 के रेस्पेक्ट, यानी कि T2 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है वापस से इसको पुट कर दो, तो 3 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3T1, ऊपर वाले 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, नीचे आएगा 3 प्लस T1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस
3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3t1 डिवाइड बाई 3 प्लस t1, ये आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूँ तो मेरे पास में आएगा 3 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस t1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 प्लस 3t1 ये आ जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 प्लस 3t1 और 3 प्लस 3t1 ये आ जाएगा, और 3 प्लस t1 यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी और ये वाली जो वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। अब हमारे पास में ये है, नीचे हमको दिख रहा है 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 कॉमन लेके हम निपटा देते हैं, यानी कि t3 की वैल्यू ऊपर आएगा 3 प्लस, इसको मैं 3 प्लस t1 प्लस 3, या फिर इसको सिंपली जैसे इस 3 को निपटा देता हूँ, यहाँ से 3 में कॉमन लेके उसको निपटा दूंगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 और 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 4t1, नीचे की बात करोगे 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे t1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे t1, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4t1 डिवाइड बाई 4 प्लस 2t1। मैं यहाँ पे 2 से और डिवाइड कर देता हूँ तो ये 3 प्लस 2t1 हो जाएगा और ये 2 प्लस t1 हो जाएगा। ये मेरे पास t2 और t3 की वैल्यूज आ चुकी। अब हमको इनका करना क्या है, अब जो ये कह रहा है उस पे काम करते हैं। ये कहता है हमसे कि हमारे पास सीक्वेंस जो है, पहला केस है डिक्रीजिंग वाला। अगर ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, सारी के सारी टर्म पॉजिटिव है, तो अपने को पता है सबसे बड़ी टर्म t1 होगी, उसके बाद उससे छोटी टर्म t2, उसके बाद t3, इस तरीके का पैटर्न चलेगा। मैं किन्हीं भी दो को लेके सिंप्लीफाई करके अपना आउटपुट निकाल सकता हूं। तुम रेफरेंस के लिए चाहो तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करो तो तीनों को निकाल के चेक कर लेना कि बराबर आ रही है या नहीं आ रही। बट सिंस ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे वैल्यूज पूछ रहा है, तो बराबर ऑब्वियसली बता ही रही होंगी। तो t1 मेरे पास में एक साइड है, t2 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, जो कि मेरे पास में 3 प्लस 3t1 और यहाँ पे आ रहा है 3 प्लस t1, इसके बराबर आ रही है। अब यहाँ पे t1 की वैल्यू पॉजिटिव है, जिसकी वजह से t1 प्लस 3 या 3 प्लस t1 की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी में अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, t1 को 3 प्लस t1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3t1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3t1 और ये आएगा t1 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 3 प्लस 3t1। 3t1 से 3t1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, खत्म हो गया। यहाँ पे आएगा t1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। ये बोल रहा है कि हमको इसकी मिनिमम लीस्ट वैल्यू के बारे में बात करनी, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे 3 की तरफ इसकी टेंड करेगी, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंटरवल तरीके से देना चाहिए था कि इसकी ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू इसमें लाई करती है, क्योंकि एग्जैक्टली 3 भी इसकी लीस्ट वैल्यू नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग। हमेशा यहाँ पे इसकी 3 से वैल्यूज बड़ी होंगी, इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे t1 हमारे पास में √3 ये आ जाएगा लीस्ट वैल्यू, t1 नहीं आएगा। देखो t1 अगर इतना है तो t1 यहाँ पे प्लस माइनस √3 आता, ठीक है। t1 की वैल्यू प्लस माइनस √3 आती, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि t1 t2 t3 ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू यहाँ से बड़ी होगी, यानी कि अल्फा √3 के बराबर यहाँ पे होगा। ये बेसिकली इंटरवल में दी हुई है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो √3 पॉइंट, जैसे √3 की वैल्यू 1.732, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। ये हमारे पास में पहला वाला केस हो गया। अब ऐसे ही दूसरे वाले केस पे बात करते हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए मेरे पास में इंक्रीजिंग वाला केस है। अब इसमें हमको वापस से पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो t1 से बड़ा t2, यानी कि जो पिछले वाला केस हमारे पास में ये था, या फिर चाहो तो इसी पेज पे हम इंक्रीजिंग वाला भी कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग वाले केस में हमको पता है इतना सा कहानी होगा कि ये जो इनइक्वलिटी का साइन है केवल ये बदल जाएगा, क्योंकि t1 लेस देन होगा t2 से, तो इस वजह से जो t1 का स्क्वायर ये लेस देन 3 हो जाएगा, t1 की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पे आएगी, तो इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू √3 की तरफ टेंड कर रही। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 3 प्लस 3 करोगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वैसे हाँ,
यहां पे इसी क्वेश्चन को ऐसा भी हम बना सकते हैं कि लीस्ट इंटीजर वैल्यू, है ना, और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब जो लीस्ट इंटीजर वैल्यू की हम बात कर रहे होते तो यहां पे लीस्ट इंटीजर वैल्यू यहां पे 2 होती और यहां पे 1 होती। दोनों का स्क्वायर अगर हम करते तो यहां पे फिर इसका आंसर 5 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे भी थोड़ा बहुत अल्टर करके आंसर को बदला जा सकता है। तो इस चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, क्वेश्चन कहां पे जाना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी जेईई एडवांस में काफी सारे देखे गए हैं पिछले 2-3 साल के ट्रेंड में। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास में पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्यू जो है वहां पे राइट एंगल बन रहा है, क्यू आर की साइड की लेंथ दे रखी है। फिर बोला है कि अल्फा 1 से अल्फा एन तक टोटल हमारे पास ऐसे एन पॉइंट्स हैं जो कि पी क्यू लाइन पे लाई करते हैं और ये पी क्यू लाइन को n+1 टोटल n+1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर कह रहे कि अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 इस तरीके से जो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट क्यू आर के पैरेलल है, जहां पे बीटा 1 बीटा 2 की अगर बात करें तो ये पी आर लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। तो हमको इन सब की लेंथ्स का सम बताना। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से काफी सारा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन लग सकता है कि ट्राइंगल दे दिया है, फिर यहाँ पे ये सब हो रहा है, साइड की लेंथ वेंथ है ना, लेकिन ये क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस थोड़ा सा ट्राइंगल की अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है उसकी हेल्प से बहुत ज्यादा आसानी से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया और ये क्यू पे राइट एंगल हो गया, इसको पी बोल देता हूँ, ये आर बोल देता हूँ। जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हम करते हैं। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे अल्फा 1 पॉइंट है, ऐसे ही फिर यहाँ पे अल्फा 2 पॉइंट है, इस तरीके से कहानी चलती जा रही है, लास्ट तक अल्फा n पॉइंट है, यहाँ पे बीटा 1 पॉइंट है, यहाँ पे बीटा 2 पॉइंट है, इस तरीके से इसकी भी कहानी चलती जा रही है और यहाँ तक बीटा n पॉइंट। फिर इनसे क्या हो रहा है कि इन सबको एक लाइन में बनाया जा रहा है इस तरीके से, ऐसे ही बीच में और भी लाइंस होंगी। और अब यहां पे कह रहा है कि ये n तक जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो यहां पे हैं टोटल n+1। अब हमको अल्फा 1 बीटा 1 ये वाली जो साइड है इनकी लेंथ का सबका सम मेरे को बेसिकली बताना है, जिसके लिए इसने इस साइड का लेंथ दे दिया है a। अब एक चीज देखो, यहां पे अगर मान लो मैं इस एंगल को देखना चाहूं तो ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यहां पे ये सारे के सारे एंगल जो हैं ये राइट एंगल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लाइंस हैं ये एक्चुअली में क्यू आर लाइन के पैरेलल है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, एक तो ट्राइंगल में पकड़ लेता हूँ पी क्यू आर बड़ा वाला, और एक ट्राइंगल में पहले वाला ले लेता हूँ पी अल्फा 1 बीटा 1। अल्फा 1 बीटा 1 से बस कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, बट यहां पे ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है जो पी क्यू और पी आर लाइन पे लाई कर रहा है। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं देखूं तो दोनों ट्राइंगल्स के बारे में हमको पता चल रहा है कि दोनों एक्चुअली में सिमिलर ट्राइंगल। जब भी सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि इनकी साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। अब मेरे को कौन सी साइड लेनी, बस यही गेम है। हमको यहाँ पे एक्चुअली में वो साइड्स लेनी है जिनके बीच रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर पाए। जैसे एक तो क्यू आर वाली साइड ले लेंगे, यानी कि अल्फा 1 बीटा 1 ये वाली साइड ले लेंगे। ये लेने से फायदा क्या है कि ये हमसे पूछ भी रहा है, ये निकालना भी है हमको, ये सारी के सारी साइड्स, तो एक तो इनको ले लेते हैं। दूसरा, चाहे तो इधर साइड वाली को ले लो या फिर इधर साइड वाली को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इधर साइड वाली को, लेफ्ट वाली को ले लेता हूँ, इधर वाली को। तो मैं यहाँ पे इस्टेब्लिश करके क्या लिख सकता हूँ इन दोनों के लिए कि पी अल्फा 1 जो साइड है उसका पी क्यू साइड के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पे अल्फा 1 बीटा 1 साइड का और क्यू आर साइड के साथ में होगा। ये हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से। अब देखो पी क्यू मेरे पास में एक टोटल, पी क्यू हमारे पास में एक टोटल लेंथ है, इसमें टोटल इस तरीके से n+1 पार्ट किए जाते हैं। तो पहले पार्ट की लेंथ ये कितना हो जाएगी 1/n+1, दूसरे वाले की क्या हो जाएगी 2/n+1, तीसरे वाले तक की लेंथ क्या हो जाएगी
3/n+1, ऐसे ही लास्ट तक n/n+1। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। यानी कि जो पहले वाली है उसकी वैल्यू आएगी 1, तो ये रेशियो 1/n+1 हो जाएगा। लेकिन α1 β1 हमको निकालना है और QR हमको दे रखा है जो कि A है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, α1 β1 एक्चुअली में इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब सेम ये जो फंडा अभी हमने देखा इसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं α2 β2 अगर निकालोगे तो यहाँ पे A तो था ही, यहाँ पे बेसिकली 2 आएगा जिसकी वजह से ये ऊपर में 2A हो जाएगा, तो यहाँ पे 2A हो जाएगा, यहाँ n+1 हो जाएगा। सिमिलरली α3 β3 अगर निकालोगे तो 3A डिवाइड बाई n+1। इस तरीके से अगर मैं αn βn तक जाता हूं तो NA/n+1 ये हमारे पास में हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सारी के सारी लेंथ्स का सम बताना है, तो सम बताने के लिए सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 1/n, 1 तो है ही नहीं, वहां पे A है, A/n+1, अगले वाला 2A/n+1, फिर अगले वाला 3A/n+1। अब तो इसको कोई भी कर लेगा कि यहाँ पे NA/n+1। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सब हर जगह सेम है तो उसको बाहर ले लेता हूँ, और A भी सेम है उसको भी बाहर ले लेता हूँ। अंदर बचा 1 + 2 + 3 से n तक। ये बेसिकली n नेचुरल नंबर्स के सम के बराबर है ना, जो आता है n × n+1/2। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे कि A/n+1 ये तो था ही, यहाँ पे n × n+1/2 आ जाए, जिसमें n+1 से n+1 खत्म, जो बचा वही इसका आंसर हो गया। तो ये जो कि हमको C ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, देखने में एकदम थोड़ा सा अजीब टाइप का हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से सिंपली काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन देखे जाते हैं। इस तरीके का समेशन दे देगा, या इसी सीरीज को अगर मैं खोल के लिख दूँ तो फिर उसके सम की वैल्यू दे दे, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिस कर दे और फिर उन सबको पूछ ले। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि इन सब के सम की वैल्यू इसके बराबर है, जिसमें A और B पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और कुछ इस तरीके से हैं कि A और 2 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो 1 है, तो B की वैल्यू बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मान लो मैं थोड़ा सही से हम यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली NCR टाइप का फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, NCR टाइप का मतलब कि जैसे यहाँ पे R की जगह 1 रखूंगा तो नीचे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2024 फैक्टोरियल, अगले वाले में 1 रखा तो 0 फैक्टोरियल, अगले वाले में सीधा 2022 पे चला जाएगा और वहां पे 2 फैक्टोरियल बचेगा। तो अब अगर इसके न्यूमरेटर में मेरे पास 2024 फैक्टोरियल लिखा होता और अगले वाले में भी वही होता 2024 फैक्टोरियल, तो अब हम इसको सीधा सीधा रिलेट भी कर पाते। तो यानी कि अब ऊपर क्या लिखा है 2024 अगर मान लो मेरे को लेके आना है तो मैं क्या करता हूँ, सिंस 2026 फैक्टोरियल कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, हम इसको बाहर कर दिए, और मेरे को 2024 लेके आना है तो पहले मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। अब अगर मान लो मैंने डिवाइड कर दिया तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करूंगा, और मल्टीप्लाई हर बार न्यूमरेटर से हम कर देते हैं। जैसे r = 1 अगर मान लो मैं रखूंगा तो मेरे को पता है 2024 0 फैक्टोरियल आएगा, इसके ऊपर मैं इसको ले आया, फिर प्लस कर देता हूँ, फिर से हमको पता है कि ऊपर तो यही आएगा, नीचे की बात करोगे तो अभी 2022 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट में कहाँ तक जाएगा, अच्छा थर्ड वाली टर्म भी देख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो कि 2024 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 6 जाएगा तो 2020 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इस तरीके से चल रहा है। लास्ट वाली टर्म की बात करोगे तो 2024, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1022 है ना, 1022 को r की जगह अगर डालोगे तो 2000 हमारे पास में 24 आएगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचा लास्ट में, और यहाँ पे देखोगे तो 2024 में से 2 गए तो 2022 फैक्टोरियल, यहाँ तक जा रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी इसको तो बाहर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दो, है ना, क्योंकि इसको तो हम जब मन करेगा तब सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अंदर वाली वैल्यू की बात करोगे तो इसको मैं ऐसा लिख दूं कि ये हमारे पास में C 0 हो गया,
2024 ये C2 हो गया, 2024 ये C4 हो गया। इस तरीके से चलता जा रहा है 2024 C 2022 ये मेरे पास में है। अब यहीं से तुम्हारे दिमाग में एक चीज, अब बाइनोमियल थोड़ा सा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। बाइनोमियल का यूज ये है कि NC0, NC2, NC4 इस तरीके से NCN तक का अगर सम हम निकालते हैं तो 2 की पावर n-1 होता है। ये अपने को पता होना चाहिए। अब 2 की पावर n-1 इसकी वैल्यू होती है, अब देखो यहाँ पे 0 से n तक जा रहा है, लेकिन इसमें देखोगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 2 4 यहाँ तक, लेकिन ये n तक जा ही नहीं रहा। n तक जाने के लिए इसमें ये वाली टर्म होनी चाहिए। अब ये वाली टर्म अगर नहीं है तो हम ऐड कर देते हैं। हमने ऐड अगर की है तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। चलिए अब अगर हम इसको देखें तो 2026 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2024 फैक्टोरियल, और यहां पे ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 की पावर n यानी कि 2024 -1, ये हमारे पास में आएगा माइनस। अब देखो माइनस में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसका तो आउटपुट हमको पता ही आ गया 2 की पावर n-1, लेकिन ये जो है NCN जो होता है इसका आउटपुट NC0 के बराबर आता है, जिसका आउटपुट 1 होता है, तो -1 में कर दूंगा। ये मेरे पास में वैल्यू है। अब ये हमारे पास में वैल्यू है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि मेरे पास में जो 2026 2025 इंटू 2024 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2024 फैक्टोरियल 2 की पावर, यहाँ पे हमारे पास में 2023 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो इससे ये खत्म, हमारे पास में इस वैल्यू की देखो 2 की पावर समथिंग वाले की अगर हम बात करेंगे तो हमको पता है कि ये एक्चुअली में मेरे पास में एक ऑड वैल्यू होगी, है ना। अच्छा इसको ना ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे A और B हमको क्या निकालने के, A और B दोनों जो है उनमें कोई भी एक दूसरे का कुछ HCF कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये 2026 लिखा है जिसमें 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 2 को भी निपटा देते हैं, यानी कि इसको 1013 इंटू 2025 ये लिख सकता हूँ, और मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में 2 की पावर 20 ये -1 इंटू 2, ये मेरे पास में आ रहा है। अब देखो अब हमारे पास में सीधा सीधा वैल्यू दिख रहा है जिसमें इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्लियर है क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमको एक ऑड आउटपुट देगा। 2 की पावर n हालांकि एक इवन नंबर होता है, लेकिन उसमें से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब ये ऑड वैल्यू बच गया। अब ऑड वैल्यू का तो इसके साथ 2 की पावर के साथ में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, हमेशा HCF1 आएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे हालांकि हम इसको देखें तो लग ऐसा रहा है कि 2 की पावर b जो है वो लगभग इसके बराबर आना चाहिए, यहाँ से कुछ निकल के आना चाहिए, लेकिन ये एक ऑड वैल्यू है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये आएगा a का वैल्यू, और ये है जो ये है b का वैल्यू 2 की पावर b जो है ना, ये एक्चुअली में 2 की पावर b का वैल्यू। अगर ये इसका वैल्यू है तो यहां से हमको मिलेगा b की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाए। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पे a और b है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 2 की पावर b जिसको हम देखें 2 का मल्टीपल हमेशा होगा तो एक इवन नंबर होगा, तो a के साथ में कॉमन कब नहीं आएगा, जब ये एक ऑड मल्टीपल हो। तो ऑड मल्टीपल वाली सारी के सारी वैल्यूज को मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास में a आ जाएगा और बाकी जो बच रहा है वो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा काफी भारी भरकम है ना, ऐसे क्वेश्चन जनरली एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं जिसमें लैंग्वेज इतनी ज्यादा दे देगा क्वेश्चन को देख के डर लगेगा इतना लंबा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, छोड़ देते हैं। लेकिन एडवांस की खास आदत क्या है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें देखोगे सब थ्योरी है, ये हमको पता ही है ना भाई कि नंबर डिफरेंट्स हैं तो उनके 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन ये होगा, और यहाँ पे इनका 3 का ये हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन निकालोगे ये हो जाएगा, उनका 3 का ये हो जाएगा, n का ये हो जाएगा, ये सब तो बेसिक सी चीज है जो हमको पता है
है ना। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी डी चारों नंबर्स का सम अगर डी के बराबर है, चारों का प्रोडक्ट 16 के बराबर है, तो ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, फिर इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। जिसके लिए हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे पहले ये, अब इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये कंडीशन लगा लें। जैसे ही मैं कंडीशन लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी की पावर 1/4, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बात करोगे तो ये हमारे पास में सम 8 दे रखा है, A4 है, A2, ये आ जाएगा। यहाँ पे 16 आ गया, इसकी पावर ये। यहाँ पे देखोगे ये 2 आ गया, ये 2 की पावर 4 है, इसकी पावर 1/4, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 बराबर 2, यानी कि AM और GM दोनों बराबर। अब जब AM और GM की वैल्यूज बराबर होती हैं तो बेसिकली सारे के सारे जो नंबर्स दे रखे होते हैं वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं कि हमको पता है AM क्या होता है, A प्लस बी बाई 2, और GM क्या होता है, GM की बात करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये, ठीक है। जिसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास में दो नंबर्स की बात हो रही है। अगर AM और GM दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगी, तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ। A प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू AB, यानी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4AB। तो इसको खोल लो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस 4AB, 4AB को इधर ले आते हैं तो ये आ गया A माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया अभी। अब यानी कि अगर A माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया तो ये A माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि A के बराबर B आ गया, ये कंडीशन। अब ये अगर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिर हमसे चारों नंबर्स का सम इसने 8 दे रखा है, ठीक है। इसको यहां पर कर लेते हैं, चारों नंबर्स का सम इसने 8 दे रखा है, तो 4A इक्वल्स टू 8, यानी कि A की वैल्यू 2। अब A 2 है तो B भी 2 होगा, C भी 2 होगा, D भी 2 होगा, तो A प्लस B की वैल्यू 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ जाए, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट हमारे पास में ये है, तो यहाँ पे हमको इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। मिनिमम वैल्यू बताने के लिए जब भी इस तरीके से दे के रखे तो तुम यहाँ पे पावर्स को चेक कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यहाँ पे लगाना है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, मिनिमम वैल्यू इधर से निकलेगी। यहाँ पे देखोगे तो -4 ये -9 हो गया, यहाँ पे ये 18 हो गया, तो इधर भी माइनस का 18 होना चाहिए, तभी जाके कुछ ना कुछ A की पावर खत्म हो जाएगी, तो फिर उधर कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। तो उसके लिए 9 ये है तो 9 यहाँ से आएगा, तो A की पावर -3 को मैं 3 बार तोड़ के ऐसे लिख दूंगा। अगर तुम लोग बोलोगे कि AM GM कैसे लगाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाते हैं, और जब लगाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो बनाने को आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर सेपरेटली एक वीडियो भी लेके आ जाऊँ। खैर, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली सेपरेटली 3 पार्ट्स में हमको तोड़ना है, यानी कि अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, A की पावर -5 प्लस A की पावर -4, ये A की पावर -3, A की पावर -3, A की पावर -3, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे A की पावर 8 आएगा, यहाँ पे A की पावर 10। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 3 2 5 और 3 8, ये हमारे पास में होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू पावर में आएगा 1/8, ये हमको पता ही पहले से। अब A की पावर -4 है ना, पावर्स को ऐड करते हुए चलते हैं, -4 और फिर है ये, फिर -3 -3, फिर 8 है, फिर 10 है, इनटू में 1। यहाँ पे अब इनको अगर देखोगे तो ये भी 18 है, ये भी 18 है, A की पावर 0, यानी कि A की पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो बेसिकली ये जो सम है इसको ना मैं दोबारा से पूरा उतना लिखना नहीं चाह रहा यार, मैं इसको सम बोल देता हूँ। तो सम डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अंदर आ गया 1 की पावर कुछ भी कर लो रहेगा 1, तो सम ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, यानी कि इस सम की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 8, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस एंड सीरीज के जो किलर टाइप के, मोस्ट डिफिकल्ट टाइप के, या इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप इनको बोल सकते हैं। जनरली ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चंस काफ़ी फ्रिक्वेंटली, चाहे तो जेईई मेंस की बात कर लो या जेईई एडवांस की बात कर लो, हर जगह पूछे ही जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा।
सो आज के लिए बस इतना ही. होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.